कभी कभी इंसान जल्दबाजी में गलत फैसला तो कर लेता है, लेकिन जब उसे अपने गलतियों का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से दो जिंदगियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर की। गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है इंदिरापुरम, और इसी इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत एक होटल आता है क्रिस्टल पैलेस। बात कर रहा हूँ मैं 14 जुलाई 2014 की शाम के करीब 8 बजे। दो लोग इसी होटल में पहुँचते हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। व्यक्ति रिसेप्शन पर बैठे लड़की से कहता है कि हमें 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। लड़की कहती है कि साहब, आपको कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन बदले में आपको अपनी एक आईडी प्रूफ देनी होगी। वो व्यक्ति अपना पैन कार्ड निकाल करके देता है, जिस पे उसका नाम दीपक वर्मा लिखा था। दीपक, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। लड़की जब उस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो दीपक कहता है कि ये मेरी पत्नी है, जिसका नाम है पिंकी वर्मा। पिंकी, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। रिसेप्शन पे बैठी लड़की दीपक को कमरा नंबर 207 दे देती है। उसके बाद से दीपक अपनी पत्नी के साथ कमरा नंबर 207 में चला जाता है और लगभग 2 दिन तक ठहरता है। पर जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, 16 जुलाई 2014 को होटल मैनेजर जा कर के दीपक से मुलाकात करता है और कहता है कि साहब, आपका 2 दिन का वक्त ख़त्म हो गया, आप कमरा खाली कर दीजिए। इस पे दीपक कहता है कि मुझे 1 दिन और ठहरना है। 1 दिन और जब ठहरने के लिए कहता है तो होटल मैनेजर कहता है कि आप रिसेप्शन पे जाकर 1 दिन का किराया जमा कर दीजिए। इस पे दीपक कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाहर जाकर ATM से लेकर आता हूँ और फिर जमा कर देता हूँ। करीब 12 बजे के आसपास दीपक होटल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके बाद से दोबारा होटल ही वापस नहीं आता है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय गुजर जाता है। करीब 4 बजे के आसपास रिसेप्शन पर बैठी लड़की जब दीपक के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए होटल मैनेजर कमरा नंबर 207 पे जाता है और जाकर आवाज़ देता है। दरवाज़ा जो अंदर से बंद तो था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। होटल मैनेजर कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अब होटल मैनेजर को थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन होटल मैनेजर काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है। दरवाज़ा ज़बरदस्ती नहीं खोलता है, बल्कि इस बात की सूचना पुलिस को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है, कमरा नंबर 207 पे जाकर और मास्टर की से दरवाज़ा को खोलती है। लेकिन पुलिस दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल बेड पे पिंकी का डेड बॉडी पड़ा था। पुलिस जब पिंकी की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे हल्का सा एक निशान दिखाई दे रहा है। पुलिस जब पिंकी के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करती है तो होटल मैनेजर कहता है कि साहब, इसके पति का नाम है दीपक, जो पैसा लाने के लिए बाहर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। जब हम उसके नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस भी जब दीपक के नंबर पे फ़ोन करती है तो उस वक्त भी दीपक का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस सबसे पहले पिंकी की डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल उस होटल के कमरे में पिंकी का मोबाइल और बैग भी पुलिस को बरामद हो जाता है। पुलिस जब पिंकी के मोबाइल का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि पिंकी ने जिस आखिरी नंबर पर फ़ोन किया था, पुलिस भी उस नंबर पर फ़ोन करती है। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है तो वो नंबर एक लड़का उठाता है, जिसका नाम है अजय। पुलिस जब अजय से पिंकी के बारे में पूछताछ करती है तो अजय कहता है कि पिंकी मेरे जानने वाली है। पुलिस अजय से कहती है कि पिंकी की हत्या कर दी गई है। जैसे ही हत्या की बात अजय को मालूम चलता है, अजय पिंकी के पिता राजेश्वर शर्मा से जाके बताता है। राजेश्वर शर्मा जो दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके का रहने वाला है। इधर राजेश्वर शर्मा को जैसे ही मालूम चलता है, अजय को लेकर के थाने में पहुंचता है और जब पिंकी की डेड बॉडी को देखता है तो उसे देखकर शिनाख्त कर लेता है। पुलिस जब राजेश्वर से दीपक के बारे में पूछताछ करती है तो राजेश्वर कहता है कि साहब, मैं किसी दीपक को नहीं जानता हूँ।
पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद दीपक ने ही पिंकी की हत्या किया है। पुलिस उसके बाद से दीपक की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस जब दीपक के मोबाइल नंबर से उसका डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि दीपक दिल्ली के शहादरा इलाके का रहने वाला है। दीपक के पिता का नाम है पंकज वर्मा। दीपक का एड्रेस पुलिस को जैसे ही मिल जाती है, पुलिस दीपक के घर शहादरा में जाती है और उसके पिता पंकज से मुलाकात करती है। पंकज से जब दीपक के बारे में पूछताछ करती है तो पंकज कहता है कि साहब दीपक 1 सप्ताह पहले ही घर से निकला है, लेकिन जब वो घर से निकल रहा था तो वो बता रहा था कि वो शिरडी जा रहा है। 1 सप्ताह पहले वो घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया है। पुलिस पंकज से दीपक की सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन पुलिस जब पंकज से पिंकी के बारे में भी पूछताछ करती है तो पंकज भी कहता है कि साहब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता हूँ। पुलिस पंकज से कहती है कि अगर दीपक घर पे आए तो उसे इंदिरापुरम थाने में भेज देना, और याद रखना अगर तुमने उसे छुपाने की कोशिश किया तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। पंकज को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार दीपक ने किया क्या है, क्योंकि पुलिस भी पंकज से खुलकर कुछ भी नहीं बताती है। पर जैसे ही 5 दिन का समय गुजरता है, 19 जुलाई 2014 को दीपक अपने पिता पंकज के नंबर पर फ़ोन करता है और रोते हुए अपने पिता से कहता है कि पापा मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। पंकज जब दीपक से पूछताछ करता है कि तुम कहाँ पे हो, तो दीपक कहता है कि मैं फ़िलहाल हरिद्वार में हूँ। दीपक अपने पिता से रोते हुए कहता है कि दरअसल मैंने एक लड़की की हत्या कर दिया है और पुलिस मुझे तलाश कर रही है। दीपक जैसे इस तरह की बातें अपने पिता से कहता है, पंकज दीपक से कहता है कि तुम कैसे भी करके तुरंत घर पे आ जाओ। जैसे ही अपने बेटे को बुलाता है, उसी दिन ही दीपक अपने घर पे पहुंच जाता है। 19 तारीख के रात्रि के वक्त दीपक जब अपने घर पे पहुंचता है तो पंकज भी दीपक के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि अपने बेटे को अपने भाई के साथ लोनी इलाके अपने फैक्ट्री में भेज देता है। फैक्ट्री में तो भेज देता है, लेकिन अगले दिन 20 जुलाई 2014 को उसी फैक्ट्री के फर्स्ट मंजिल पे दीपक का डेड बॉडी लोनी थाना क्षेत्र पुलिस को मिलता है। इधर पुलिस जब दीपक की डेड बॉडी को बरामद करती है, लोनी थाना पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि इंदिरापुरम थाने की पुलिस दीपक की तलाश कर रही है। लोनी पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, इस बात की जानकारी इंदिरापुरम थाने में देती है। इधर इंदिरापुरम थाने की पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस जाकर के दीपक की डेड बॉडी को देखती है और फिर इसके बारे में उसके पिता पंकज से पूछताछ करती है। पंकज पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है, लेकिन पंकज जब दीपक और पिंकी की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पिंकी के पिता राजेश्वर के भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले। राजेश्वर, जो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है। राजेश्वर की टोटल 6 बेटियां हैं और 1 बेटा। राजेश्वर थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि सही तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। पिंकी जो दूसरे नंबर की होती है, लेकिन पिंकी जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, अपनी घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती है और फिर एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही नौकरी की तलाश करना शुरू करती है, आखिरकार पिंकी को लक्ष्मी नगर इलाके में एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल जाती है। पिंकी जा कर के नौकरी करने लगती है। जो भी पैसा कमाती है, सारा पैसा अपने घर पे देती है। लेकिन पिंकी जब नौकरी करने लगती है, इसी नौकरी के दौरान पिंकी की पहली बार मुलाकात दीपक से होती है। दीपक और पिंकी की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दीपक और पिंकी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पिंकी का और भी कई सारे लड़कों के साथ में अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन पिंकी जब एक लड़के के हाथों में हाथ डालकर मार्केट में जब घूम रही थी, उस दौरान दीपक उन दोनों को देख लेता है, लेकिन पिंकी दीपक को नहीं देख पाती है। दीपक जब पिंकी को इस अवस्था में देखता है, उसे देखकर दीपक को बड़ा बुरा लगता है। दीपक जो पिंकी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, दीपक जब पिंकी को इस तरह से देखता है, इस बारे में उससे पूछताछ भी नहीं करता है, लेकिन अक्सर पिंकी के बारे में ही सोचते रहता है।
जब कुछ दिन का और वक्त गुजरता है, एक दिन पिंकी से उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पिंकी दीपक से साफ साफ झूठ बोल देती है। पिंकी कहती है कि मेरा किसी भी लड़के के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। पर जैसे ही लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, दीपक पिंकी से शादी करने का इरादा कर लेता है। शादी करने के बाद जब पिंकी से कहता है तो पिंकी कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा वक्त मांगती है, दीपक को भी अब पिंकी के ऊपर शक हो जाता है। आखिरकार इसी जुलाई के पहले सप्ताह में दीपक एक दिन पिंकी से कहता है कि चलो हम लोग शिरडी चलते हैं। शिरडी जाने की जब बात कहता है, पिंकी भी दीपक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों शिरडी जाते हैं, लेकिन शिरडी से जब वापस रिटर्न होकर दिल्ली में आते हैं, दोनों अपने अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि 14 जुलाई 2014 को इसी गाज़ियाबाद के होटल में चले जाते हैं और जा कर के एक कमरा बुक कर लेते हैं और लगभग 2 दिन तक वहाँ पे ठहरते हैं। दोनों जब एक साथ 2 दिन का समय गुजारते हैं उसी होटल में, दीपक पिंकी से फिर से उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पिंकी फिर से दीपक से झूठ बोलती है। कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मेरा किसी भी लड़के के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। दीपक उसी होटल में पिंकी से शादी करने की जिद करने लगता है, लेकिन शादी करने की जिद पर जब उतरता है, पिंकी एकदम साफ साफ दीपक को मना कर देती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। शादी करने के लिए जब इनकार करती है तो अब दीपक को पूरा यकीन हो जाता है कि पिंकी का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही झगड़े तकरार शुरू होता है, दीपक इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि पिंकी की गला दबाकर वहीं पे हत्या कर देता है और फिर पिंकी की डेड बॉडी को कमरे में ही छोड़ करके करीब 12 बजे के आसपास होटल से बाहर निकलता है। होटल मैनेजर से ये कहता है कि मैं बाहर एटीएम से पैसे लाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब होटल से बाहर निकलता है तो डर के मारे सीधे वहाँ से हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार में जा कर के जब अकेले रहने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया है। दरअसल दीपक जो पिंकी के बगैर रह ही नहीं सकता था, लेकिन जब दीपक को एहसास होता है कि पिंकी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, दीपक को भी अब डर सताने लगता है। दीपक को लगता है कि आज नहीं तो कल उसे पुलिस ज़रूर पकड़ लेगी। दीपक जो पिंकी के बगैर जीना भी नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले 19 तारीख को अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी पूरी कहानी अपने पिता से बताता है। मरने की जब बात कहता है तो उसका पिता उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी गलती मत करना है, पहले तुम घर पे आओ। दीपक अपने पिता की बात मान लेता है, घर पे चला जाता है, लेकिन जब घर पे पहुंचता है तो दीपक के पिता भी उसे अपने छोटे भाई के साथ लोनी अपने फैक्ट्री में भेज देता है। फैक्ट्री में जा कर के दीपक जब अकेले रहता है, पूरी रात पिंकी के बारे में ही सोचते रहता है और सोचते सोचते आखिरकार उसका दिमाग इस कदर से पागल हो जाता है कि आखिरकार उसी फैक्ट्री में अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है। वाकई में जब दीपक के पिता ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस केस फाइल तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ इस फाइल को बंद भी कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।